नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका कॉरपोरेट टैक्सेशन लॉज वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। यानी आज आपकी कॉरपोरेट अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि इसमें भी 4 वीडियो बने हैं आपके कॉरपोरेट टैक्सेशन लॉज के रिगार्डिंग। ये जो वीडियो है या चैप्टर है, क्लासेज है, आपका इनकम टैक्स में भी काम आएगा और साथ में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में भी ये पैरेलल रूप से आपका काम आएगा। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास रहेगी, यानी 25-30 मिनट के आसपास आपकी क्लासेज रहेगी, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर कल कल से आपका नेक्स्ट जो क्लासेज आएगी इनकम टैक्स से एक्ट 1961 और 2025 की स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी को विदित है कि ये कोर्स आपका जुवेनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रहा है और फरवरी 26 से बैच कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आपका लगभग 70% से अब कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही 20-25 दिन में इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपकी रामबाण एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होगा। यानी आप लास्ट अक्टूबर मान सकते हैं या नवंबर में एग्जाम हो सकता है, लेकिन आपको मिड अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर मान के हुए अपनी प्रिपरेशन को धार देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका एग्जाम 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग मेरे यानी मेरे द्वारा वामिका अकेडमी द्वारा 70% कोर्सेज आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी कंप्लीट है, जीएसटी कंप्लीट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट है, सामान्य ऑडिट कंप्लीट है, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डिवेंचर वाली जो क्लासें हैं मैं इस प्ले लिस्ट में शामिल कर दूंगा। और हालांकि अकाउंटेंसी वाली क्लासेज में डिवेंचर वाली क्लासें हैं वो शामिल हो रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, यह भी देख लेना। और इसके अलावा आज ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 5 सब्जेक्ट आपके आज तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 को जल्द कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग है, एफएम है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, और कंपनी लॉ है, उसको जल्द पूरा कर लेंगे। और उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है एक्स्ट्रा और जो भी है उनको कवर कर लेंगे। फिर आपका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास आपको कैसे मिलेगी, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, यानी मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। जैसे क्लास से कंप्लीट होती है, यूट्यूब पे हो सकता है नोटिफिकेशन थोड़ा लेट मिले, तो तुरंत क्लास आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है यानी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, तुरंत नोट्स की जो पीडीएफ है सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको मिल जाएगी। जो भी एमसीक्यूज है, हालांकि एमसीक्यूज मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले एमसीक्यूज का सॉल्यूशन तभी करना चाहिए जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण रूप से आप प्रिपेयर हो जाते हैं, तभी आपको प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, एंड पहले देने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और तो इसके रिगार्डिंग जो क्लासों के बारे में बात करें, तो क्लास प्ले लिस्ट में, या सॉरी, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है प्रत्येक क्लासेज के नाम से, तो 6 प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास है इनकम टैक्स को कंप्लीट होने के बारे में जो जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगी उसके नाम से बना देंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है और साथ में प्ले लिस्ट का भी लिंक पिन कर रखा है। 6 ऑलरेडी प्ले लिस्टें हैं, तो आपको ऊपर मिल जाएगी, तो उन प्ले लिस्टों में जाके जो भी वीडियो है आपको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी प्रकार से क्यूरीज है तो आप स्क्रॉल पट्टी पे जो मेरा नंबर देख रहे हैं, मेरे से बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का चैप्टर। तो आपका कॉर्पोरेट टैक्सेशन लॉज वाला पर्सन चल रहा है, जिसमें 3 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी 15 नंबर यानी 15 नंबर की क्लास रहेगी और लास्ट क्लास रहेगी। इसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और कॉर्पोरेट आपका जो टैक्सेशन लॉज है, ये आपका फ्रेंड्स इनकम टैक्स में भी काम आएगा और साथ में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी ये पैरेलल रूप से काम रहेगा। तो ये प्लेलिस्ट में मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें इनको शामिल किया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट कर चुके हैं 3 क्लासों में। दोहरा कराधान भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड, इसको धारा 90A का प्रभाव किसका है, यानी धारा 90A का प्रभाव से स्टार्ट करेंगे। धारा 90A
का इम्पैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो धारा 90A में ये प्रावधान है कि भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र में यानी विशिष्ट क्षेत्र में किसी भी निर्दिष्ट संघ के साथ भारत में किसी निर्दिष्ट संघ द्वारा एक समझौता किया जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अपनाया जा सकता है। इसे दोहरे कराधान से बचने के लिए कर में राहत मिल सके। यानी भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्र में यानी एक तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है, ट्रीटी की जाती है, जिसमें भारत सरकार राजपत्र द्वारा उसको अधिसूचित करती है। ठीक है, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोहरी कराधान से यहाँ पे बचा जा सकता है, जिसका प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 90 में इसका उल्लेख किया गया है। कि किसी भी निर्धारित यानी एसएससी के संबंध में जिस पर उक्त समझौता लागू होता है, आयकर अधिनियम 61 के प्रावधान उसी सीमा तक होंगे जो उस निर्धारित के लिए अधिक लाभदायक है। जो मैक्सिमम उसको जो भी लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, उस सीमा तक ये एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा हालांकि अध्याय आपका 10A के प्रावधान सामान्य विरोधी परिहार नियम उसके लिए लाभकारी नहीं होने पर भी निर्धारित पर लागू होंगे। तो धारा 90A ये प्रदान करता है कि अनिवासी यानी एनआरआई जिनके लिए धारा 90A1 में निर्दिष्ट समझौते लागू होता है, जिसके द्वारा सरकार प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र यानी टीआरसी यानी आपका टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट के अंतर्गत इस तरह के समझौते के राहत देने का दावा की अनुमति दी जाएगी यदि उस देश या निर्दिष्ट देश से सुसूचित हो। इसके अलावा किसी विदेशी देश की सरकार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जिसमें निर्धारित विवरण प्रस्तुत करने के विषय में और कोई शर्त न रखते हुए कर निवास का प्रमाण होगा, विदेशी सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त धारा आपके 90A में 90A5 में संधि लाभ का दावा करने के लिए निर्धारित को इस तरह के अन्य दस्तावेज जो जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता यहाँ पे होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसमें से प्रश्न आपके न के बराबर आने की संभावना है, लेकिन फिर भी इसको देख रहे हैं। तो घरेलू कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, तो घरेलू कंपनी की तुलना में भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र में शामिल कंपनी के संबंध में कम अनुकूल प्रभार या कर के रूप में नहीं माना जाएगा। इस खंड के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट संघ का अर्थ भी संस्था, संघ या निकाय से होता है। निर्दिष्ट संघ का मतलब क्या होता है? विशिष्ट या निर्दिष्ट अधिसूचित संघ का अर्थ होता है किसी भी संस्था हो या संघ हो या निकाय से है जो भारत में लागू होने या भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र के कानूनों के लिए किसी भी कानून के अंतर्गत कार्य कर रहा है या नहीं, तथा जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इनको एक तरीके से निर्दिष्ट संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इनको निर्दिष्ट संघ के नाम से इनको पुकारा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको, एक तरफा कर से राहत के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, एक तरफा कर से राहत क्या होता है। धारा 91 में बता रखा है। धारा आपको ध्यान रखनी है। धारा हालांकि 2025 में चेंज हो चुकी है, तो दोनों धाराएं आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम किसी भी धारा से पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से जहाँ तक 1961 पूछा जाएगा। तो धारा 91 के में क्या बता रखा है? एक तरफा कर से राहत किसे, यानी एक तरफा कर से राहत के बारे में धारा 91 में उल्लेख किया गया। इसको देखें, यदि किसी करदाता भारत में कोई कर योग्य आय है, यानी किसी भी टैक्स पेयर की अगर भारत में कोई कर योग्य आय बनती है, यानी उसकी लायबिलिटी है, और साथ में यह आय किसी ऐसे देश में भी कर योग्य है जिसके साथ भारत देश ने कोई कर संधि नहीं की है, अर्थात भारत एवं ऐसे देश के मध्य दोहरा करारोपण को रोकने हेतु कोई अनुबंध नहीं है। यानी इसके कहने तात्पर्य है, यानी ये आय विदेश से कमाई गई है और भारत में टैक्सेबल है और अदर देश में टैक्सेबल है, और उस देश से भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट या कोई ट्रीटी या कोई संधि नहीं की गई है, तो उस संबंध में क्या स्थिति होगी? तो भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 91 के अनुसार ऐसे करदाता को अपने कर निर्धारण में सम्मिलित दूसरे देश की आय पर कर की कटौती मिलेगी। यानी सम्मिलित दूसरे देश की आय पर कर की कटौती मिलेगी। इस प्रकार से दोहरे करारोपण से मुक्ति प्रदान करने के लिए पहले आयकर अधिनियम 61 के अनुसार करदाता की कुल कर योग्य आय, जिसमें विदेश में भारत में कर योग्य आय को सम्मिलित करते हुए उस पर कर दायित्व की गणना की जाती है। इसके पश्चात निम्न सूत्र द्वारा भारत में औसत कर की दर भी याद की जाती है। ठीक है, अब इसमें अगर अनुबंध भी नहीं किया गया है तो भी छूट मिलेगी। तो अब इसमें इस फॉर्मूले के माध्यम से कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकालना है, तो इसका सूत्र होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिया। जैसे उसकी लायबिलिटी उदाहरण के तौर पर मानते हैं 1 लाख रुपया बन रही है, कितनी बन रही है? 1 लाख रुपया बन रही है, और टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई जैसे 10 लाख हो गई, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जो भी राशि आएगी आपकी 10,000 रुपया, उसकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसके पश्चात विदेश में कर दायित्व एवं विदेश की भारत में कर योग्य आय का अनुपात याद करके विदेशी आय पर विदेश में कर की दर निम्न सूत्र द्वारा याद की जाती है। ये तो भारत में हो गई, और विदेश में याद करनी है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया के बारे में है। तो टैक्स आउटसाइड इंडिया मल्टीप्लाई 100 अपॉन फॉरेन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, इस सूत्र से
दूसरे देश की, यानी ये तो भारत का टैक्सेबल याद हो जाएगा और ये विदेशी टैक्सेबल याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी उसके लिए बेनिफिशियल है उसका समायोजन कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दोनों करके करोगे तुलना करके, जो भी दोनों में से जो भी कम हो, एंड विच आवर इज लेस देन, उस दर से विदेश की दोहरा करारोपण वाली आय पर कर की राशि याद की जाती है और इस राशि की कुल कर दायित्व में से कटौती की जाती है, ठीक है। तो ये बात कर चुके हैं एक तरफा कर निर्धारण के बारे में। अब आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, हस्तांतरण कीमत क्या होता है। ये टॉपिक आपका हस्तांतरण कीमत, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हस्तांतरण कीमत वह कीमत है जिस पर एक उपक्रम उत्पादों या संपत्तियों या सेवाओं का आदान प्रदान अपने संबंधी उपक्रमों को करता है। यानी हस्तांतरण कीमत वह होती है जिस पर एक उपक्रम या जो उपक्रम होता है, व्यापार होता है, उत्पादों या संपत्तियों, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एसेट्स होती है या जो सर्विसेज होती है, उसका आदान प्रदान अपने संबंधी उपक्रमों को करता है, इंटरचेंज करता है या उनको सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। दो उपक्रमों को तब संबंधी उपक्रम कहा जाता है जब दोनों उपक्रमों में से कोई एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध, नियंत्रण या पूंजी में भागीदार होता है। यानी इन दोनों में से कोई भी एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मैनेजमेंट का कंट्रोल करता हो या कैपिटल में उसकी भागीदारी हो या इन्वॉल्व हो। दोनों उपक्रम एक ही नियंत्रण पूंजी में भागीदार है, दोनों उपक्रम एक ही नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर कीमत एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण द्वारा कीमत निर्धारित दो कर क्षेत्रों को प्रभावित करती है। एक कर क्षेत्र में कोई समायोजन तथा दूसरे कर क्षेत्र में समायोजन की आवश्यकता को जन्म देती है। यदि साथ साथ समायोजन न हो तो उसका दोहरा करारोपण परिणाम होगा, ठीक है। अगर साथ साथ समायोजन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हस्तांतरण कीमत हो जाएगा। अगर साथ साथ समायोजन नहीं होता है तो उसका दोहरा करारोपण का परिणाम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्वतंत्र कीमत निर्धारण सिद्धांत। क्या है फ्रेंड्स? स्वतंत्र कीमत निर्धारण सिद्धांत है। अब स्वतंत्र कीमत निर्धारण सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात करें तो यह सिद्धांत कीमत निर्धारण विधि के संबंध में है। किसके संबंध में है? यानी यह सिद्धांत कीमत निर्धारण विधि के संबंध में है। किसके संबंध में है? कीमत निर्धारण विधि के संबंध में है। इसके अनुसार कीमत का मूल्य का निर्धारण ठीक वैसे होता है जैसे क्रेता व विक्रेता एक दूसरे से संबंधित न हो, अर्थात जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो। कराधान के संदर्भ में जहां संबंधित पक्षों के बीच ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि स्वतंत्र उपक्रमों की तरह कीमत निर्धारित न हो पाए, तो इस कारण से जो लाभ किसी पक्ष को उदित होता है उस लाभ को इस उपक्रम के लाभों में शामिल करके करारोपित करते हैं, ठीक है। यानी जो लाभ किसी पक्ष को उदित होता है यानी उद्घृत होता है तो उस लाभ को इस उपक्रम के लाभों में शामिल करके करारोपित करने का कार्य स्वतंत्र कीमत निर्धारण सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र कीमत सिद्धांत का महत्व क्या है, यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है, या यानी इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्वतंत्र पक्षों के बीच समानता होती है इसमें, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है और स्वतंत्र जो फ्रीडम पक्षकार होते हैं उनके बीच समानता होती है, इक्वलिटी होती है। वास्तविक कर योग्य लाभों का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम कीमत भेदभाव में कमी की जाती है और दोहरे कर को न्यूनतम करने का प्रयास इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक अनुसंधान का सही आकलन इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? स्वतंत्र कीमत सिद्धांत के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के संबंध में हस्तांतरण कीमत के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं हस्तांतरण, ये लेन देनों के संबंध में हस्तांतरण कीमत के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के सही लाभों के निर्धारण के लिए भारतीय आयकर अधिनियम 1966 के अध्याय 9 में धारा 92 से 92 F जोड़कर आयकर अधिकारी को वैधानिक शक्तियां यहाँ पे प्रदान की गई। किसको की गई है? यानी इनकम टैक्स ऑफिसर को यहाँ पे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की आय की गणना पर आधारित हस्तांतरण कीमत के लिए व्यवस्था तय की गई है। कर वंचना से संबंधित अध्याय 10 के प्रावधानों के लागू होने के लिए नियम शर्तें हैं। कौन कौन शर्तें हैं? फर्स्ट हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का होना अनिवार्य होगा, तभी आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के संबंध में हस्तांतरण कीमत लागू होगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का होना यहाँ पे कंपल्सरी है। इसके अलावा ऐसा लेन देन दो या अधिक संबंधी उपक्रमों के बीच हो जिनमें से एक या दोनों अनिवासी हो। क्या है? यानी ऐसा लेन देन दो या अधिक संबंधी उपक्रमों के बीच हो जिनमें से एक या दोनों अनिवासी हो। इसके अलावा लेन देन की प्रकृति, संपत्ति या सेवा या मुद्रा या उपक्रम पर प्रभाव डालने वाला या अन्य कोई लेन देन हो। संबंधी उपक्रमों के बीच आपसी समझौते के आधार पर लेन देन जो किसी लाभ, सेवा या सुविधा के लिए किए गए व्यय के आवंटन से संबंधित हो। इसके अलावा लेन देन का स्वतंत्र बाजार कीमत के आधार पर तय होना तथा यदि ऐसा न हो तो स्वतंत्र बाजार की कीमत के आधार पर आय का निर्धारण व लागतों का आवंटन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका इसमें अनिवासियों के साथ लेन देन से आय की गणना। एंड जो एनआरआई व्यक्ति होते हैं, यानी नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया एनआरआई बोले तो जो व्यक्ति भारत में 182 दिन से कम रहता है एक वित्तीय वर्ष में, तो उसको एनआरआई कहा जाता है। और इसमें एक कंडीशन और होती है 730 डेज की, जब इसमें आपका इनकम टैक्स वाला चैप्टर देखेंगे उसमें बात कर लेंगे डिटेल से। तो अनिवासियों के साथ लेन देन से आय की गणना धारा 92 में है, तो उस संबंध में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा एनआरआई के रिगार्डिंग, इसको देखते हैं। जो सेक्शन है आपका 92
सेक्शन आपको विशेष ध्यान रखना है कि अन्य निवासियों के संबंध में लेन देन से आय की गणना धारा 92 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पर की गई है। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स आपका 2025 आया है तो उसमें आपको धाराएं भी देखनी है, यानी इसमें किस धारा में इसको इंटरचेंज किया गया है। हालांकि 25 वाली धारा पूछने का चांसेस ना के बराबर है। और इनकम टैक्स 2025 में 261 में ज्यादा कोई मेजर चेंजिंग नहीं हुए हैं, जो चेंज हुए हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो भी चेंजिंग के बारे में बात होगी तो उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स आप 1961 का भी पढ़ के अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। धारा 92 में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की उदित आय की गणना निष्पक्ष लेन देन सिद्धांत के आधार पर होगी। इस उद्देश्य से किसी भी व्यय या ब्याज की स्वीकृति निष्पक्ष कीमत यानी आर्म्स लेंथ प्राइस, इसको क्या कहा जाता है ध्यान रखना आपको, यानी निष्पक्ष लेन देन सिद्धांत के आधार पर होगी। इस उद्देश्य से किसी व्यय या ब्याज की स्वीकृति निष्पक्ष कीमत को आर्म्स लेंथ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। किस प्राइस के नाम से जाना जाता है ध्यान रखना आपको, आर्म्स लेंथ प्राइस पर आधारित होगी। कीमत निर्धारण करते समय यदि आय खातों की किताबों में दिखाई गई आय से कम है तो हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों का प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होता है। इस धारा के मुख्य शब्द निम्न है, अब कौन कौन से हैं सब देखते हैं। पहले तो संबंधी उपक्रम धारा 92A है। अब संबंधी उपक्रम के बारे में बात करें, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूंजी एक या अधिक मध्यस्थ के द्वारा किसी अन्य उपक्रम के प्रबंध या नियंत्रण में भागीदार है, या किसी उपक्रम के प्रबंध या नियंत्रण पूंजी के हिस्सेदार वही व्यक्ति है जो अन्य उपक्रम के प्रबंध पूंजी या नियंत्रण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अन्य किसी मध्यस्थ के द्वारा भागीदार है। संबंधी उपक्रम धारा 92A के प्रावधान इसमें लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है, धारा 92B में है, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो ऐसे दो या अधिक संबंधित उपक्रमों के मध्य लेन देन जिनमें से एक या दोनों अनिवासी हो, यानी या तो दोनों हो या एक व्यक्ति इसमें एनआरआई होना चाहिए, अनिवासी होना चाहिए। ये लेन देन किसी दृश्य या अदृश्य संपत्ति के क्रय यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के क्रय, विक्रय या लीज यानी पट्टे या किसी सेवा के सर्विसेज के प्रदान करने, पैसा उधार लेने या देने से संबंधित हो, जिसका प्रभाव ऐसे उपक्रम से आय, लाभ, हानि या संपत्ति पर होता हो, तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन धारा 92B में इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। अब निष्पक्ष कीमत के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी आर्म्स लेंथ प्राइसिंग के बारे में बात करें, धारा आपका 92C में इसका उल्लेख किया गया है। वह कीमत जो गैर संबंधी उपक्रमों, यानी निष्पक्ष कीमत का मतलब होता है यानी वह कीमत जो गैर संबंधी उपक्रमों के साथ में लेन देनों में प्रयोग होगी। धारा 92 में निष्पक्ष कीमत निर्धारण की विभिन्न विधियां तथा अनेक प्रयोग की शर्तें हैं। ये विधियां निम्न प्रकार है। अब किस प्रकार से हैं ये, तुलना योग्य अनियंत्रित कीमत है, यानी प्रश्न तो क्या है, तुलना योग्य अनियंत्रित कीमत विधि, तुलना योग्य अनियंत्रित कीमत विधि में अब इसमें क्या क्या होगा, तो इस विधि में किसी मद की आरोपित तथा भुगतान योग्य कीमत तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन या लेनदेनों में पहचान योग्य होनी चाहिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन के बीच या ऐसे लेनदेन दोनों को करने वाले उपक्रमों के बीच अंतर के कारणों जो खुले बाजार की कीमत पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनका समाधान यहाँ पे करना जरूरी है। हालांकि थोड़ी गलत प्रकार से प्रश्न आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ा रहे हैं, अगर अभी जाए तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं आएगा इसमें से। पहली विधि देख चुके हैं, दूसरी विधि आपको पुनर्विक्रय यानी रिसेल कीमत विधि है। पुनर्विक्रय आपकी कीमत पुनर्विक्रय कीमत विधि है। तो इस विधि में संबंधित उपक्रम से क्रय माल गैर संबंधित उपक्रम को पुनर्विक्रय की जाने वाली कीमत के बराबर होना चाहिए, यानी पुनर्विक्रय की जाने वाली कीमत के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा पुनर्विक्रय कीमत में निम्न समायोजन होने चाहिए। कौन कौन से एडजस्टमेंट होने चाहिए, एक तो एडजस्टमेंट होगा इसमें औपचारिक सकल लाभ का समायोजन किया जाएगा, यानी जो आपका फॉर्मल ग्रोस प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट होगा। इसके अलावा वस्तु के क्रय या प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय को यहाँ समायोजन किया जाएगा। क्रियात्मक व अन्य अंतरों का यहाँ पर समायोजन किया जाएगा। ठीक है, ये इस समायोजन का कार्य किया जाएगा। और दूसरी नेक्स्ट थर्ड विधि इसमें आपका लागत प्लस विधि, कौन सी है, लागत प्लस विधि। तो इस विधि में उपक्रम के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागत व्ययों का निर्धारण होना चाहिए। इन लागतों में सामान्य लाभ जोड़ा जाता है जो अनियंत्रित लेन देन से जुड़ा हो। सकल लाभ कीमत में अन्य अंतरों के लिए समायोजन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट विधि आ जाएगी आपके लाभ विभाजन विधि। तो आपको ये परिभाषाओं को ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विधियां देख लेना आप कौन कौन सी विधियां होती है इसमें। तो लागत लाभ विभाजन विधि है नेक्स्ट आपके। तो इस विधि, यह विधि उन अंतरराष्ट्रीय लेन देनों के लिए कारगर है जो अभी अनोखे अदृश्य या बहुत सारे ऐसे लेन देनों से संबंधित हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, जिससे कि निष्पक्ष कीमत निर्धारण हो सके। इस विधि में संबंधित उपक्रमों का अंतरराष्ट्रीय लेन देनों से शुद्ध लाभ निकाला जाता है, यानी इस विधि में ध्यान रखना है, किसमें, लाभ विभाजन विधि में। कौन सी विधि में, लाभ विभाजन विधि में। इस विधि में संबंधित उपक्रम जो भी रिलेटेड उपक्रम होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उपक्रमों का अंतरराष्ट्रीय लेन देनों से संयुक्त शुद्ध लाभ एंटरप्राइजेस, जो भी एंटरप्राइजेज होते हैं का अंतरराष्ट्रीय लेन देनों से संयुक्त शुद्ध लाभ निकाला जाता है।
इसके अलावा प्रत्येक संबंधित उपक्रम का, यानी जो भी एंटरप्राइजेज है, प्रत्येक संबंधित उपक्रम का संयुक्त लाभ में योगदान उनके कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, इसका जोखिम वहन तथा संपत्ति उपयोग के आधार पर तुलनात्मक अनुसंधान द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा संयुक्त शुद्ध लाभ को उपक्रमों में, इसमें यानी जो जॉइंट नेट प्रॉफिट को जो भी एंटरप्राइजेज है उनके अंशदानों यानी कंट्रीब्यूशन के रेशियो में विभाजित कर देते हैं, तब करदाता का विभाजित लाभ अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में निष्पक्ष कीमत को ध्यान में रखकर यहाँ पे निकाला जाता है। और नेक्स्ट विधि है इसमें अब लेन देन संबंधी शुद्ध विधि है, कौन सी है, लेन देन संबंधी शुद्ध विधि, लेन देन संबंधी शुद्ध लाभ विधि है। तो लेन देन संबंधी शुद्ध लाभ विधि के अंतर्गत इस विधि में संबंधित उपक्रम के साथ लेन देन से शुद्ध लाभ की गणना लागत, बिक्री या संपत्ति प्रयोग के आधार पर निकाली जाती है। शुद्ध लाभ का समायोजन खुले बाजार में शुद्ध लाभ को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों से किया जाता है। यानी शुद्ध लाभ का समायोजन खुले बाजार में शुद्ध लाभ को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों से किया जाता है। उपरोक्त शुद्ध लाभ वही है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में निष्पक्ष कीमत निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो लेन देन समझे शुद्ध लाभ विधि हो गई। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बार रीडिंग जरूर देखनी है। और लास्ट आपका इसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य कोई विधि है, यानी जो भी बोर्ड मेंबर होता है, बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य कोई विधि हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रकृति और वर्ग का निर्धारण किया जाएगा, लेन देन में भाग लेने वाले उद्यम का वर्ग तथा उसके द्वारा संपत्ति व जोखिम के संबंध में किए गए कार्य के बारे में। इसके अलावा विधि के प्रयोग हेतु आवश्यक आंकड़ों की उपलब्धि है, क्षेत्र में विश्वसनीयता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन व अनियंत्रित लेन देन के बीच तुलनीयता की श्रेणी, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन व अनियंत्रित लेन देन के बीच तुलनीयता की श्रेणी। इसके अलावा समायोजन की संभावना है और विधि के प्रयोग हेतु मान्यताओं की आवश्यकता व उनकी विश्वसनीयता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ नहीं बचा है। ठीक है, वो कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें देख लेते हैं कि आपका जो चैप्टर 4 क्लास में कंप्लीट हुआ था, निगम कर नियोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान है, जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में काम आएगा और साथ में इनकम टैक्स एक्ट 2025 और 1961 में भी आपका एप्लीकेबल है, पैरेलल रूप से आपको काम आ जाएगा दोनों सब्जेक्ट में। तो इसमें अपने बात की थी 4 क्लासों में पढ़ा था इस चैप्टर को। तो कर नियोजन क्या होता है उसके बारे में बात की थी, फिर निगम में कर नियोजन के बारे में बात हुई थी, कर प्रबंधन के बारे में बात हुई थी, कर चोरी, कर बचाव, विशिष्ट व्यवसायिक में कर वितरण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में बात की थी और हस्तांतरण कीमत के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है, 4 वीडियो में इसको कंप्लीट किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार से क्यूरियज हो, कोई कमेंट करना हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपका विज्ञापन जारी हो चुका है, तो आपकी जो तैयारी है उसको आपको कंटिन्यू 2-3 महीने जारी रखना है, जल्दी आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी 5 सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज, यानी आप 12 अगस्त 2026 हो चुका है। अकाउंटेंसी आपकी कंप्लीट है, आपका जीएसटी कंप्लीट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट है, सामान्य ऑडिट कंप्लीट है और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। और छठी है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 है, वो कल से या आज से स्टार्ट कर देंगे, यानी पीडीएफ का जो नोट्स का कार्य है ऑन गोइंग है एंड जल्द कंप्लीट होने वाला है, लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। तो अब इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स को कंप्लीट करने के बाद में फिर आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आपका फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।